चुप हो जा मेरे बच्चे। हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ मुझे। अरे कल्याणी, ये राजू इतना रो क्यों रहा है? क्या बताऊं बहन, ये कल से भूखा है। इतने दिन से तो मैं गुल्लक में जो थोड़े बहुत पैसे जमा थे, उन पैसों से दूध खरीद कर ले आती थी। अब वो पैसे भी खत्म हो गए हैं। मैं क्या करूं बहन, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुल्लक में जमा पैसे एक न एक दिन तो खत्म होने ही थे। तेरे पति को गए 15 दिन हो गए हैं। जो होना था वो हो गया। होनी को भला कौन टाल सकता है? बीमारी तो एक बहाना थी, जिसका जब समय आ जाए उसे जाना ही पड़ता है। पर तेरा बच्चा अभी केवल 4 महीने का है। इसका पूरा भविष्य तेरे सामने खड़ा है। इसके लिए तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बुरा मत मानना कल्याणी, तेरी चिंता में ही ये सब कह रही हूँ। आज के समय में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। बुरा समय देखकर सब मुंह मोड़ लेते हैं। अपने बच्चे के लिए घर से बाहर निकल, 4 पैसे कमा और इसकी जिंदगी को संवार। ऐसे घर बैठे रोने से कुछ नहीं होगा। बाहर जाकर काम? तुम तो जानती हो ना बहन, जब से मैं शादी करके आई, राजू के पिताजी ने मुझे इतने प्यार से रखा था। आज समझ आता है, उनके उस प्यार ने मुझे इतना कमजोर बना दिया है कि पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात, मुझसे तो अकेले घर से बाहर निकला भी नहीं जाता। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तू खुद ही सोच, इतनी बड़ी जिंदगी है, बिना पैसों के कैसे काटेगी? 15 दिन में तेरा चेहरा कैसे पीला पड़ गया है और राजू कितना कमजोर नजर आ रहा है। ऐसे ही रहा तो ना जाने कितनी बीमारियां गले पड़ जाएंगी। तुम सही कह रही हो बहन, पर मैं क्या करूंगी? मैं तो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं। मुझे तो पैसों का हिसाब किताब भी सही से नहीं पता। जब घर से बाहर निकलेगी तो सब समझ आ जाएगा। तू एक बार कोशिश तो कर। तू अपने पति के काम को ही आगे बढ़ा। जैसे वो बेचारा दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाकर शाम को बाजार में जाकर बेचा करता था, तू भी वैसा ही कर। और तुझे कभी किसी तरह की परेशानी आए तो मुझे जरूर बताना। मुझे अपनी बहनों के जैसा ही समझ। मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। बुरे वक्त में कोई इतना भी बोल दे तो ये शब्द भी दिल को बहुत राहत पहुँचाते हैं। सुमित्रा कल्याणी को ये सब समझाकर वहां से चली जाती है। वो पूरी रात खुद से ही बातें करती रही। उसे खुद पर इतना भरोसा ही नहीं था वो कभी अपनी जिंदगी में कुछ कर भी पाएगी। फिर उसकी नजर अपने बेटे राजू पर पड़ी, जो भूख से रोता रोता थककर सो चुका था। राजू का मासूम सा चेहरा कहीं ना कहीं कल्याणी को आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। तेरे पिताजी को गए अभी 15 दिन ही हुए हैं और मेरी वजह से आज तुझे भूखा सोना पड़ा। पर अब और नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करूंगी और तुझे जिंदगी की वो सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगी जो तेरे पिताजी तुझे देना चाहते थे। अगले दिन सुबह होते ही कल्याणी चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर देती है। वो सुबह से लेकर शाम तक बर्तन बनाती है और फिर बाजार जाकर उन बर्तनों को बेचना शुरू कर देती है। ये वाला कितने का दिया है? ये बड़ा वाला 30 रुपए का है भाई, और वो छोटा वाला 20 का है। कितना महंगा बेच रही है। सारा पैसा आज ही कमा कर जाएगी क्या? अरे कुछ फायदा हमें भी कर लेने दे। देखो भाई, लेना है तो बताओ, वरना जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। अरे हम तो डर गए भाई, चलो चलते हैं यहाँ से। बर्तन तो हम कल भी खरीद लेंगे। अब तो तू ही आया करेगी ना, तो रोज बातचीत होती रहेगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती?
क्यों बेचारी को परेशान करते हो? किसी दुखिया को सताकर तुम्हें क्या मिल रहा है? क्यों अपने पापों को बढ़ा रहे हो? तू है कौन भाई जो यहाँ मुफ्त का ज्ञान बांटने चला आया है? मैं भाई हूँ इसका, और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं यहीं सामने दुकान लगाता हूँ। मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। अगर तुमने मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। अरे इतना क्यों भड़क रहे हो भाई? हम तो ऐसे ही रास्ता चलते हंसी ठिठोली करने आ गए। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, पर आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। बहन, मैं यहीं सामने ही सब्जी का ठेला लगाता हूँ। हरिया से मेरी काफी अच्छी बातचीत थी। उसकी ये ठेली और तुम्हारी गोद में बच्चा देखकर मैं समझ गया तुम उसकी ही पत्नी हो। बहुत भला आदमी था। उसकी खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज से मुझे अपना भाई ही समझो। ऐसे घटिया लोग अकेली स्त्री को देखकर उसका फायदा उठाने की तलाश में ही रहते हैं हमेशा। अब से तुम्हें कोई भी परेशान करने की कोशिश करे, मैं सामने ही बैठा हूँ। मुझे बताना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जी धन्यवाद भाई। सही कहा है किसी ने, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने पहुंच ही जाते हैं। कल सुमित्रा बहन और आज ये भले व्यक्ति। धन्य हो प्रभु। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेरे राजू पर बनाए रखना। अब इस बेसहारा बालक के आप ही सब कुछ हैं। कल्याणी पहले दिन ही अच्छी खासी बिक्री करके घर के लिए लौटने लगती है। वो रास्ते से राजू के लिए दूध खरीदती है और घर के लिए राशन का सामान खरीद कर ले आती है। घर आकर और राजू को सुलाकर वो अपने लिए खाना बनाती है। हमेशा से डरी सहमी रहने वाली कल्याणी के चेहरे पर आज आत्मविश्वास की चमक साफ नजर आ रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भी कभी जिंदगी में 4 पैसे कमा पाएगी। 15 दिन बाद सामने थाली में खाना रखा देख वो पागलों के जैसे उस पर टूट पड़ती है। तभी बाहर जोर जोर से कोई उसका दरवाजा पटक रहा था। वो उठकर दरवाजा खोलती है और उसने देखा दरवाजे पर बाहर 4 आदमी खड़े थे। आप लोग कौन हैं भाई? हमारे पैसे कब तक देगी? कौन से पैसे? मैंने आज तक आपसे कोई पैसे नहीं लिए। आप किसी गलत घर में आ गए हैं। हम बिल्कुल सही घर में आए हैं। 4 महीने पहले जब तेरा ये बच्चा हुआ था तो तेरा पति हरिया पूरे 25,000 रुपए का कर्जा लेकर आया था। अब वो तो मर गया, पर उसके पैसे तो तुझे ही चुकाने पड़ेंगे ना। भाई मैं कहाँ से पैसे दूंगी? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। हमारी बात सुन ध्यान से। यहाँ हम तेरी मिन्नतें सुनने नहीं आए हैं। तेरे पास कल तक का समय है। कैसे भी करके हमें हमारे पैसे लौटा दे, वरना तू भी जानती है कि तेरे साथ क्या हो सकता है। वो लोग वहां से ऐसा कहकर निकल जाते हैं। कल्याणी पूरी रात इस डर से रोती रही कि कल को वो क्या करेगी। सुबह होते ही वो सुमित्रा के घर जाती है। सुमित्रा बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। उस दिन तुम्हारी बातों ने मुझे इतना हौसला दिया कि मुझ में कुछ करने की हिम्मत आई, पर ना जाने ईश्वर कब तक मेरी इतनी परीक्षाएं लेगा। बात क्या है कल्याणी, जरा ठीक से बता। क्या बताऊं बहन, जब कल बाजार में मैं बर्तन बेचने गई तो कुछ बदमाश आदमी आकर परेशान करने लगे। वो तो एक भला व्यक्ति था जिसने मुझे अपनी बहन बताकर मुझे बचा लिया। और रात को जब मैं खाना खाने बैठी तभी कुछ आदमी आ गए। वो कहने लगे कि जब राजू हुआ था तो उसके पिताजी ने 25,000 रुपए का कर्जा उनसे लिया था और वो मैंने आज शाम तक नहीं लौटाया, तो ना जाने वो क्या करेंगे।
मुझे कोई रास्ता दिखाओ बहन। अब मेरा इस दुनिया में राजू के अलावा कोई नहीं है। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए थे। आज वो होते तो मेरी मदद जरूर करते। सच में कल्याणी, तेरी जिंदगी तो दुखों से भरी है। मैंने तुझे अपनी बहन तो कह दिया, पर इस मुसीबत में तेरी कोई मदद भी नहीं कर सकती। इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। मैं जानती हूँ बहन, तुम और तुम्हारे पति किस तरह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हो। मैं पैसों के लिए तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। तुम मुझे बस कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस परेशानी से निकल सकूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कल की जो कमाई थी उससे मैं घर का सामान ले आई। अगर मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा होता तो मैं कुछ दिन भूखी और रह लेती, पर वो पैसे उन्हें देकर कुछ दिन का समय और मांग लेती। तो ऐसा कर, वो भला आदमी जो कल तुझे अपनी बहन कह रहा था, उसके पास जा। तू अभी उससे मदद मांग ले और फिर थोड़े थोड़े करके कुछ महीनों में उसके पैसे लौटा देना। कल्याणी हिम्मत करके सुमेर के पास जाती है और उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। भाई, अगर मैंने आज शाम तक वो पैसे नहीं लौटाए तो ना जाने वो लोग क्या करेंगे। आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगी। अरे कल्याणी बहन, तुम रोना बंद करो। मैंने सिर्फ कहने के लिए तुम्हें अपनी बहन नहीं बोला है। मैं दिल से तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। मेरी कोई बहन तो नहीं है, पर मेरी अभी एक बेटी हुई है और एक पिता होने के नाते मैं ये समझ सकता हूँ बहन। बहन बेटियों का इस कलयुगी समाज में सुरक्षित रहना कितना मुश्किल है। 25,000 रुपये की तो बात है, तुम ले जाओ और ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो। और हाँ, पैसे तुम्हारे पास जब हों तो लौटा देना, वरना कोई बात नहीं। बस ये सोचना कि तुम्हारे भाई की तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा था। कल्याणी शाम को उन लोगों के पैसे लौटा देती है और अपनी दिनचर्या में रोज की तरह लग जाती है। वो गुल्लक में अपनी राजू के लिए पैसे जमा करनी शुरू कर देती है। वो दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चे का पालन पोषण पूरे जी जान से करती। राजू अब बड़ा होने लगा था। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। कल्याणी राजू के भविष्य के लिए दुगनी मेहनत करती रही। माँ देखो ना, मेरा नीट का रिजल्ट आ गया है और मुझे शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में सीट मिल गई है। माँ, अब बस थोड़ा समय और, फिर तुम्हारा बेटा शहर से डॉक्टर बनकर ही लौटेगा। तुम पैसों की चिंता मत करना माँ, मुझे स्कॉलरशिप मिली है और बाकी मैं वहाँ एक पार्ट टाइम नौकरी देखूंगा। तुमने मेरे लिए इतना किया, अब मेरी बारी है तुम्हें खुशियाँ देने की। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। तू ऐसे ही मेहनत करता रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। राजू शहर के लिए जाने लगता है। अपना ध्यान रखना बेटा। एक पल के लिए भी तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। आज देख, इतनी दूर जा रहा है, वो भी इतने सालों के लिए। पर मैं अब रोऊंगी नहीं, क्योंकि तेरे भविष्य से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दिल लगाकर पढ़ाई करना। चलता हूँ काकी। सुन रहा है ना तेरी माँ क्या कह रही है? पढ़ाई पर ही ध्यान देना। शहर में कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा। इधर उधर मत भटक जाना। अपनी माँ की मेहनत को हमेशा याद रखना राजू। बेचारी ने तेरी खुशियों के लिए बहुत दुख सहे हैं। हाँ काकी, बस 5 साल की बात है। जब तक आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखो, फिर गांव वापस आकर अपना खुद का एक अस्पताल यहाँ खोलूंगा, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो और ऐसी परेशानी में शहर न दौड़ना पड़े। जीता रहे, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। शहर जाकर राजू शहर की दुनिया में ही खो गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो शहर के ही एक बड़े अस्पताल में
डॉक्टर के पद पर काम करने लगा। उसे अपना नाम, अपना परिवार और अपने गांव से जुड़ी हर चीज को बताने में शर्म आती। वो सबसे झूठ बोलता कि उसके माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे और वो शुरू से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शहर में ही रहा। वो अपना नाम सबको राजू नहीं बल्कि राज बताता। वहीं उसकी एक बहुत अच्छी मित्र थी, राधिका, जो उसके साथ उसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। राजू उसे मन ही मन पसंद करने लगा था और वो हमेशा राधिका को अपने दिल की बात बताने की सोचता, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। उसने सोच रखा था राधिका के हाँ कहते ही वो शादी करके उसके साथ शहर में ही रहता रहेगा और जिंदगी इसी तरह उसके मन मुताबिक चलती रहेगी। वहीं दूसरी ओर कल्याणी अपने बेटे की याद में पागल सी फिरती थी। 5 साल तो उसने उम्मीद में काट लिए थे, पर ये 1 साल मानो उसकी जिंदगी के सारे दुखों को फिर से कुरेदता हुआ ला रहा था। अरे ओ कल्याणी, अब इस उम्र में भी कब तक ये बर्तन बनाती रहेगी? अब तक तो अपने बेटे के लिए करती आई, अब क्यों इतनी मेहनत कर रही है? बेटा तो तेरा धोखा देकर चला ही गया। तुम मेरे घर की चिंता मत करो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना ये सारी मिट्टी तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारूंगी। बूढ़ी हो गई पर तेरी ये अकड़ नहीं गई। हाँ? कैसी है कल्याणी? तुमसे अच्छा कौन जानता है बहन कि मैं कैसी हूँ। मेरी जिंदगी में एक ही उम्मीद थी, मेरा राजू। सब कहते हैं शहर में जाकर वो वहीं का होकर रह गया। तुम तो यहीं थी ना बहन? वो वापस आने का वादा करके गया था। क्या सच में वो मुझे भूल गया है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम वो कहाँ रहता होगा। तू परेशान मत हो, ईश्वर पर भरोसा रख। अगर राजू सचमुच तुझे भूल गया है तो उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कौन होगा, जो अपनी उस माँ को भूल गया जिसने उसके लिए दिन रात एक कर दिए। ईश्वर उसके कर्मों की सजा उसे जरूर देगा। नहीं, ऐसा मत कहो बहन। भगवान उसे हर परेशानी से बचाए, वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे। एक दिन राजू अपने दिल की बात राधिका को बताने का फैसला कर लेता है। वो दोनों दोपहर के समय कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी राजू कहता है, राधिका, मैं बहुत टाइम से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है? दरअसल वो बात ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी मुझसे? तुम तो मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हो। तुमने आज तक मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, मेरे माता पिता क्या करते हैं। अच्छा ठीक है, अब तक नहीं पूछा, अब पूछ रहा हूँ, आज बता दो। राज, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। शादी का तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती। मैं कानपुर जिले के एक छोटे से गांव हेमपुर से हूँ और मेरे बाबा शिवपुरी गांव के बाहर लगने वाले बड़े बाजार में सब्जी का ठेला लगाते हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरे माता पिता ने जिंदगी निकाल दी मेरे लिए मेहनत करते करते। अब मेरी बारी है, मैं उनके लिए कुछ करके दिखाऊं, उन्हें भी जिंदगी में कुछ खुशियां दूं। क्या नाम है तुम्हारे बाबा का? सुमेर सिंह। तुम सुमेर काका की बेटी हो? तुम जानते हो मेरे बाबा को? राधिका की बातें सुनकर उसका सर शर्म से झुक गया। उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। उसकी नजरों के सामने बस उसकी माँ का चेहरा घूम रहा था। वो हर एक पल जो उसकी माँ ने उसके लिए इतनी परेशानियों में बिताए थे। क्या हुआ राज, तुम ठीक हो? राधिका, मैं नहीं जानता तुम मेरी बात सुनने के बाद मुझसे दोस्ती रखोगी भी या नहीं, पर अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मैं शिवपुरी गांव से ही हूँ। मेरा नाम राज नहीं राजू है। मैं 4 महीने का था जब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए।
मेरी माँ ने हर संघर्ष का सामना करके मुझे पाला। तुम्हारे बाबा ने हर तरह से हमारी मदद की थी। मेरी माँ को वो अपनी बहन मानते थे। तुम राजू हो? तुम्हारी माँ का नाम कल्याणी देवी है ना, जिनके बारे में अक्सर मेरे बाबा घर में बातें किया करते थे? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? पता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही गांव के सीधे साधे लोग अपने बच्चों को शहर भेजने में डरने लगते हैं। पिछली साल ही जब मैं घर गई थी तो पिताजी ने मुझे तुम्हारी माँ के बारे में बताया। तुम्हारे बिना वो पागल सी हो गई है और फिर भी तुम्हारे सुख की कामना करती है। नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों से। अरे जो अपनी उस माँ का सगा नहीं हुआ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, तो तुम मेरे क्या होगी? आज के बाद मुझे अपनी ये घटिया शक्ल कभी मत दिखाना। बिहार के पास बसे एक छोटे से कस्बे रामनगर में नई नई शादी करके आए थे समीम और उसकी पत्नी नूरजहां। दोनों के पास बड़े सपने थे, लेकिन जेब में पैसे नाम के भी नहीं थे। एक छोटा सा किराए का कमरा, एक टूटा हुआ चूल्हा और 2 प्लेट, यही उनकी पूरी दुनिया थी। समीम खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, नूरजहां, मैं आज बाजार जाकर काम ढूंढूंगा। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। भगवान मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटना। आप जाइए, मैं इंतजार करूंगी। समीम बाजार पहुंचा। कभी होटल में पूछा, कभी ढाबे में, कभी दुकान में, लेकिन हर जगह से उसे वही जवाब मिला, काम नहीं है। दोपहर होते होते समीम थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका पेट भूख से जल रहा था। तभी हवा में चिकन बिरयानी की तेज खुशबू फैली। समीम की नज़र सामने लगे एक बड़े ठेले पर पड़ी। ठेले पर लिखा था रफीक चिकन बिरयानी। रफीक मियाँ तेजी से बिरयानी परोस रहे थे और ग्राहक लाइन में खड़े थे। समीम हिम्मत करके आगे बढ़ा। रफीक मियाँ, मैं इस कस्बे में नया हूँ, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? काम तो है, लेकिन बर्तन धोने का 150 रुपए रोज दूंगा, करोगे? समीम ने एक पल सोचा। घर पर नूरजहां भूखी बैठी थी। उसने सिर झुका लिया। उसी दिन से समीम बर्तन धोने लगा। सुबह से शाम तक गर्म पानी में हाथ डालता, तेल से सने बर्तन साफ करता। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। एक दिन एक ग्राहक बिरयानी खाते खाते बोला, अरे भाई, तुम इतने जवान हो और बर्तन धोते हो, खुद का ठेला क्यों नहीं लगाते? मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती। सीख लो भाई, गरीबी सबसे बड़ी उस्ताद होती है। ये बात समीम के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वो चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर एक सपना जाग चुका था। शाम को जब वो घर पहुंचा, नूरजहां दरवाजे पर खड़ी थी। आज काम मिला? हाँ, बर्तन धोने का। नूरजहां ने उसके हाथों के छाले देखे तो उसकी आंखें भर आईं। एक दिन मैं अपनी खुद की चिकन बिरयानी बेचूंगा। अगर नियत साफ है तो भगवान रास्ता भी बनाएगा। अगले दिन सुबह सुबह समीम फिर रफीक मियाँ के ठेले पर पहुंच गया। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन चूल्हे की आग जल चुकी थी और बड़े बड़े पतीलों में बिरयानी पक रही थी। गरम मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। समीम चुपचाप बर्तन उठाने लगा। रफीक मियाँ ऊंची आवाज में बोले, अरे लड़के, ध्यान से बर्तन धोना, एक भी गंदा रहा तो ग्राहक लौट आएगा। जी, पूरा ध्यान रखूंगा। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। कोई रिक्शा वाला, कोई मजदूर, तो कोई कॉलेज का लड़का। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, रफीक मियाँ की चिकन बिरयानी लाजवाब है। समीम दूर खड़ा बिरयानी बनने का तरीका ध्यान से देखने लगा। कैसे चावल धोए जाते हैं, कैसे चिकन के टुकड़े काटे जाते हैं और कैसे मसाले डाले जाते हैं, वो सब कुछ मन ही मन याद कर रहा था। दोपहर के समय एक ग्राहक ने समीम को पास बुलाया। भाई, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? आज दूसरा दिन है। और कब तक बर्तन ही धोते रहोगे? जब तक मेरी किस्मत नहीं बदलती। किस्मत अपने हाथ में होती है भाई। सीख लो बिरयानी बनाना, यही तुम्हारा रास्ता है। ग्राहक की बात फिर से समीम के दिल में उतर गई। अब वो सिर्फ बर्तन धोने वाला नहीं था, वो सीखने वाला बन चुका था। शाम को जब भीड़ कम हुई, समीम ने हिम्मत करके रफीक मियाँ से पूछा, अगर आप बुरा न माने तो मैं बिरयानी बनाना सीख सकता हूँ क्या? रफीक मियाँ ने हंसते हुए कहा, अरे तुम क्या सीखोगे, ये काम आसान नहीं है। मसाला ज्यादा हो गया तो स्वाद बिगड़ जाएगा। समीम ने आंखें झुका लीं, लेकिन हार नहीं मानी। रफीक मियाँ ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, ठीक है, दूर खड़े होकर देख सकते हो, लेकिन हाथ मत लगाना। उस दिन के बाद समीम हर मसाले की खुशबू पहचानने लगा।
हल्दी कितनी, लाल मिर्च कितनी, जी क्या और गरम मसाला कब डालना है सब ध्यान से देखने लगा। रात को जब वो घर पहुंचा, नूरजहां चूल्हे के पास बैठी थी। आज बहुत थक गए लगते हो। हाँ, लेकिन आज मैंने बिरयानी बनते हुए ध्यान से देखी। तो फिर एक दिन हम भी अपनी चिकन बिरयानी बनाएंगे। उस दिन हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। और उसी रात समीम ने तय कर लिया, अब वो सिर्फ बर्तन धोने वाला नहीं रहेगा, अब वो अपनी पहचान बनाएगा। अगले कई हफ्तों तक समीम दिन में रफीक मियां के ठेले पर काम करता और रात को नूरजहां के साथ घर में बिरयानी बनाने की प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उनकी बिरयानी का स्वाद पहले से बेहतर होने लगा। एक शाम जब रफीक मियां जल्दी चले गए, अकेले ही ठेले पर बर्तन समेट रहा था, तभी एक ग्राहक आया। रफीक मियां कहाँ हैं? वो आज जल्दी चले गए हैं, कल आइएगा। अगर तुम चाहो तो एक प्लेट मुझे दे दो। मुझे बिरयानी परोसने की इजाजत नहीं है। अरे पैसे दे रहा हूँ, कोई चोरी थोड़े कर रहा हूँ। समीम ने डरते डरते एक प्लेट भर दी। ग्राहक ने पहला निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर पूरी प्लेट साफ कर दी। भाई आज तो स्वाद अलग है। अलग कैसे? आज मसाले की खुशबू ज्यादा आ रही है, लगता है बिरयानी में दिल से काम हुआ है। उस दिन पहली बार किसी ने समीम के हाथ की परोसी बिरयानी की तारीफ की। उसका दिल खुशी से भर गया। रात को घर पहुंचकर उसने नूरजहां को सब बताया। आज एक ग्राहक ने मेरी दी हुई बिरयानी की तारीफ की। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोनों ने फैसला किया कि अब अपने ठेले के लिए पैसे जमा करेंगे। समीम ने अपनी दिहाड़ी में से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। नूरजहां घरों में बर्तन धोने लगी ताकि कुछ पैसे और जुड़ जाएं। कई दिनों बाद उनके पास इतने पैसे हो गए कि एक पुराना ठेला किराए पर लिया जा सके। समीम चिकन बिरयानी। पहले दिन समीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ठेला बाजार के कोने में लगाया जहां भीड़ कम थी। नूरजहां पीछे खड़ी होकर दुआ मांग रही थी। पहला ग्राहक आया। कितने की प्लेट? 30 रुपए की। इतनी सस्ती? हाँ, गरीब आदमी भी बिरयानी खा सके इसीलिए। ग्राहक ने एक प्लेट ली और खाकर बोला, स्वाद अच्छा है भाई, मैं फिर आऊंगा। धीरे धीरे और लोग आने लगे। किसी ने कहा मसाला बढ़िया है, किसी ने कहा चावल नरम है। समीम और नूरजहां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थीं। रफीक मियां को जब पता चला कि समीम ने अपना ठेला लगा लिया है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसी दिन बाजार में कहना शुरू कर दिया, उसके यहाँ खराब चिकन डालते हैं, इसीलिए सस्ती बेचते हैं। कुछ लोग डरकर समीम के ठेले पर आना छोड़ने लगे। समीम ये सब देखकर उदास हो गया। नूरजहां, अगर लोग नहीं आए तो हमारा क्या होगा? सच ज्यादा दिन नहीं छुपता। हम गलत नहीं कर रहे तो डर किस बात का। लेकिन रफीक मियां की जलन अब और बढ़ने वाली थी, क्योंकि अगले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिससे समीम की जिंदगी फिर बदलने वाली थी। अगली सुबह समीम ने रोज की तरह अपना ठेला लगाया। नूरजहां घर से बिरयानी का बड़ा पतीला लेकर आई। गरम बिरयानी की खुशबू हवा में फैलने, लेकिन आज भीड़ कम थी। कुछ लोग दूर से देखते और बिना आए लौट जाते। समीम ने एक रिक्शा वाले को बुलाया। भाई, आज क्यों नहीं आ रहे लोग? राफिक भाई कहते हैं तुम खराब चिकन डालते हो। समीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नूरजहां की तरफ देखा। देखा, रफीक मियां की बात फैल गई। हम सच जानते हैं, बस यही काफी है। दोपहर तक सिर्फ 2 प्लेट बिकी। समीम चुपचाप खाली ठेले को देखता रहा। शाम होते होते रफीक मियां खुद आ पहुंचे कुछ लोगों के साथ। सरपंच जी, यही है वो लड़का जो खराब चिकन डालकर लोगों को बीमार कर रहा है। समीम, लोगों की शिकायत है कि तुम मिलावटी खाना बेच रहे हो, क्या कहोगे? मैं गरीब हूं पर बेईमान नहीं। मैं अच्छा चिकन सीधे फार्म से लाता हूं। तो इतना सस्ता कैसे बेचते हो? क्या मुफ्त में मिलता है चिकन? सरपंच जी, हम मुनाफा कम रखते हैं ताकि गरीब भी खा सके। इसमें गुनाह क्या है? ठीक है, सबके सामने बिरयानी चक्कर देखेंगे। एक बूढ़े आदमी ने पहले चखा। स्वाद में कोई खराबी नहीं। फिर एक नौजवान ने चखा। मसाला ताजा है। लेकिन रफीक मियां अब भी नहीं माने। स्वाद से क्या होता है, शायद अंदर से खराब हो। सरपंच ने कड़ा फैसला सुनाया। जब तक तुम साबित नहीं कर देते कि चिकन ताजा है, तुम ठेला नहीं लगाओगे। समीम ने चुपचाप ठेला समेटा। नूरजहां खाली पतीला उठाकर घर की तरफ चल पड़ी।
लोग दूर खड़े देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। रात को कमरे में अंधेरा था और चूल्हा ठंडा। अब क्या करेंगे? समीम देर तक चुप रहा, फिर बोला, सच बताना पड़ेगा, पूरा सच। नूरजहां हैरान हुई, कौन सा सच? समीम ने धीमी आवाज में कहा, वही बात जो हमने आज तक किसी को नहीं बताई। नूरजहां की आंखें फैल गईं। क्या तुम वो बात बताओगे गांव वालों को? समीम ने गहरी सांस ली। अगर नहीं बताएंगे तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। बाहर हवा चल रही थी और उनके दिलों में डर का तूफान था। लेकिन सुबह होते ही उन्हें सरपंच के सामने एक बड़ा राज खोलना था। अगली सुबह समीम और नूरजहां सीधे पंचायत के चबूतरे पर पहुंचे। वहां पहले से सरपंच बैठे थे, कुछ बुजुर्ग खड़े थे और रफीक मियां भी भीड़ में मौजूद थे। समीम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत बांधी। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, समीम, कल जो बात अधूरी रह गई थी आज पूरी करो। तुम इतना सस्ता चिकन कैसे बेचते हो? भीड़ में सन्नाटा छा गया। समीम ने नूरजहां की तरफ देखा। नूरजहां ने धीरे से सिर हिलाया। समीम ने गहरी सांस ली। सरपंच जी, हम जो चिकन बेचते हैं वो खराब नहीं है, लेकिन गया। उसके कदम भारी थे और दिल में शर्म का बोझ था। उसी शाम समीम ने फिर से अपना ठेला लगाया। इस बार लोग खुद चलकर आए। भाई, आज 2 प्लेट देना। नूरजहां पतीले से गरम बिरयानी निकाल रही थी और समीम प्लेट परोस रहा था। आज बिरयानी की खुशबू सिर्फ मसालों की नहीं थी, उसमें इज्जत और मेहनत दोनों की महक थी। अगले कुछ दिनों में समीम के ठेले पर लोगों की भीड़ और बढ़ने लगी। जो पहले शक की नजर से देखते थे, अब वही लाइन में खड़े होते थे। सुबह होते ही नूरजहां चूल्हा जलाती, देगची में मसाले डालती और चिकन के टुकड़ों को धीरे धीरे गलने देती। समीम ठेला धकेलते हुए हर रोज नई जगह तक पहुंचने लगा। नूरजहां, आज स्टेशन रोड चलें, वहां मजदूर ज्यादा होते हैं। हाँ, जहां मेहनतकश लोग होंगे वहीं हमारी बिरयानी बिकेगी। स्टेशन रोड पर पहली बार इतनी भीड़ लगी कि देगची खाली होने लगी। भाई, तुम्हारी बिरयानी में कुछ अलग बात है। भैया, इसमें नूरजहां की दुआ है और हमारी मेहनत। उसी भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा भी था। रफीक मियां दूर खड़े चुपचाप देख रहे थे। उनके मन में अजीब हलचल थी। जहां पहले जलन थी, अब वहां शर्म बैठ गई थी। रफीक मियां धीरे धीरे ठेले के पास आए। समीम, एक प्लेट देना। समीम ने उन्हें देखा तो पल भर को चुप हो गया। अच्छा, बैठिए। नूरजहां ने खुद अपने हाथ से प्लेट परोसी। रफीक मियां चुपचाप बिरयानी खाते रहे। हर निवाले के साथ उनकी आंखें झुकती चली गईं। भीड़ में शोर था, लेकिन उनके अंदर खामोशी थी। समीम, आज समझ आया, गलती तेरी नहीं थी, मेरी नीयत की थी। समीम कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। रफीक मियां, भूख सबकी एक जैसी होती है। अगर खाना सच्चा हो तो दुश्मनी भी पिघल जाती है। नूरजहां पास खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। हमने कभी बुरा नहीं चाहा, बस इतना चाहा कि लोग भूखे ना रहें।
रफीक मियाँ ने थाली खाली की और धीरे से बोले, आज से मैं भी यही कहूंगा कि समीम की बिरयानी सस्ती है पर बेईमान नहीं। लोगों ने ये सुना तो एक दूसरे को देखा। जो कल तक शक करते थे आज भरोसा करने लगे। उस दिन के बाद समीम के ठेले पर भीड़ सिर्फ खाने की नहीं, इज्जत की लगने लगी और रफीक मियाँ के दिल में जो जलन थी वो उसी देगची में गल गई। समीम ने आसमान की तरफ देखा। आज उसे समझ आया कि बिरयानी सिर्फ पेट नहीं भरती, वो रिश्ते भी जोड़ती है। और जब खाना मेहनत से बने तो सेम किस्मत भी उसी देगची में धीरे धीरे पक जाती है।